बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन और रोटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और उससे रिलेटेड जो उसके साथ चीज़ें एसोसिएट है। एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो किस तरह उसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी के साथ रिलेट करती है, या लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ कैसे रिलेट करता है, और उसके साथ साथ क्या चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो सारी की सारी आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन को, उसके अंदर फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर हम रिलेशन पढ़ेंगे एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी में, एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में। देन वी विल हैव द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन एंड देन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद कुछ जो रिजिड बॉडीज है उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। उसके बाद हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देन सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद हम इसको रिलेट करेंगे सर्कुलर मोशन के साथ, और फिर उसके बाद ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल और केपलर्स लॉ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन एक किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब ये एक कंप्लीट सर्कल में भी मोशन हो सकती है, या सर्कल के किसी एक पार्ट के ऊपर जिसको हम आर्क कहते हैं उस पर भी इसकी मोशन जो हो सकती है। इसमें जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है, बिकॉज जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, और उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। बट जो उसका एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट असल में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा थीटा यानी कि एंगल से ही जाहिर किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट के हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट है P1 जो एक एंगल थीटा बना रहा है विद द रेडियस R। तो अब कुछ टाइम डेल्टा T गुजरने के बाद ये स्वीप कर जाता है एंगल डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा थीटा ये डिस्टेंस कवर कर जाता है और नई पोजीशन P2 पर आ जाता है। अब ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया है P1 से P2 तक, ये डिस्क्राइब होगा डेल्टा थीटा से। तो डेल्टा थीटा असल में उस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है जो उसने पॉइंट P से P1 से P2 की तरफ मूव किया है, तो डेल्टा T इंटरवल के अंदर। अब ये चूंकि एक आर्क है, एज यू कैन सी दिस इज एन आर्क, ये एक आर्क है। बट अगर हम बात करें डेल्टा T, इसको बड़े ही छोटे इंटरवल के लिए अगर हम लें अप्रोचेस टू जीरो, तो देन ये आर्क जो है बिकम्स द स्ट्रेट पाथ। तो एक छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये जो आर्क है ये एक स्ट्रेट पाथ बन जाती है, और फिर इसको हम एज अ स्ट्रेट पाथ जो है वो उसको हैंडल करेंगे। उसके बाद इसके जो यूनिट्स हैं वो डिग्री भी होते हैं, रेवोल्यूशन भी होते हैं, और रेडियन भी होते हैं, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ करते हैं। और ये जो एंगल थीटा है इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, जिसको हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू S ओवर R, और यहाँ से फेमस रिलेशन S इज इक्वल टू R थीटा बन जाता है। अब एक सर्कल की बात, अब इस एंगल को इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें, एक पूरे चक्कर की बात करें, तो S इज इक्वल टू R और थीटा आ जाएगा 2 पाई R। तो पूरे एक रेवोल्यूशन के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज 2 पाई R। तो अब इसको वैल्यू के अंदर हम इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, S ओवर R इज इक्वल टू 2 पाई ओवर R। तो R से R कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई। दैट मीन्स 360 डिग्रीज जो है वो एक रेवोल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं। ओके जी, मूव करते हैं फर्दर। हमारे पास आ जाता है जी एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज होता है, इसकी डेफिनेशंस एक्चुअली वैसे ही रिलेट करेंगे जैसे हम लीनियर की बात करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस रेट से चेंज होगा उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेगा, इसका फार्मूला डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी है। और अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो हम इस डेल्टा टी को अप्रोच करवाएंगे जीरो तक, तो
ओमेगा विल बिकम इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। ये एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकेंड पर भी और रेवोल्यूशन पर मिनट से भी, ये दोनों यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो जिस तरह हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, इसी तरह ही एक्सेलरेशन की तरफ भी चले जाएंगे। एज वी ऑल नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसकी फॉर्मुलेशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा ओमेगा रेफर्स टू द एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन पर। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की जो टाइम पीरियड है हम उसको अप्रोचेस टू जीरो करवाते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आगे हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बिफोर मूविंग फर्दर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, इसके ऊपर ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल सेंटर तक, जिसके गिर्द ये बॉडी जो है वो घूम रही है। अब जिस तरह ये बॉडी मूव करेगी, इसके ऊपर मौजूद ये पॉइंट P भी उसी स्पीड के साथ, उसी एंगुलर एक्सेलरेशन, उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो अगर ये पॉइंट P उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो दैट मीन कि इसके साथ ये जो हमने पूरी लाइन ड्रॉ की है ये भी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पूरी बॉडी की मोशन को इस एक रेफरेंस लाइन की मदद से भी शो कर सकते हैं। तो जिस तरह ये पूरी बॉडी घूम रही है उसके साथ साथ वैसे ही ये रेफरेंस लाइन भी घूम रही है। तो नेक्स्ट हम जब कैलकुलेशन या डिस्कशन करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे विद द रेफरेंस लाइन। तो एक रेफरेंस लाइन ही पूरी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सप्लेन करती है। ओके जी, अब हम बात करते हैं रिलेशन की बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। तो उसके लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट P है जो पॉइंट P1 पर है एट टाइम डेल्टा T, बट आफ्टर सम टाइम इट कवर अ डिस्टेंस डेल्टा S एंड मेकिंग एन एंगल डेल्टा थीटा विद इन द टाइम डेल्टा R, सॉरी डेल्टा T। तो अब इस सूरत हाल में जो रेफरेंस लाइन है वो मूव कर गई है डिस्टेंस डेल्टा थीटा। तो हमारे पास फार्मूला S इज इक्वल टू आर थीटा। तो वैल्यूज को हम अगर चेंज करें फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम तो इट विल बिकम डेल्टा S इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अब इन दोनों साइड को हम डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, इट विल बिकम डेल्टा S ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी और डेल्टा थीटा डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो एज यू कैन सी वी हैव दिस रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, बट यहां पर एक आर फैक्टर आ गया है। ये आर फैक्टर क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का जिस पे वो ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो लीनियर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं अगर हम उसके साथ जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है उसको ऐड मल्टीप्लाई कर दें। सेम इज द केस विद द एक्सेलरेशन एज वेल कि जब डेल्टा टी जीरो पर अप्रोच करता है तो ये जो सर्कुलर पाथ है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो आर्क है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बिल्कुल छोटी सी रह जाती है और एज अ स्ट्रेट पाथ कंसीडर होती है और इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी कह देते हैं। तो इस मौका पर जो इसका एक्सेलरेशन है लीनियर एक्सेलरेशन वो भी उसी तरह बिहेव करते हुए एक फैक्टर आर के आने के साथ लिखा जाएगा। मतलब एक लीनियर एक्सेलरेशन विल बिकम इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, बट जो रेडियस आर वाला फैक्टर है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ और लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। सेम इज द केस, अब हमें पता चल चुका है कि जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है और उसको एंगुलर वेलोसिटी में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में अगर तब्दील कर दें तो जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएंगी। हम वेलोसिटी को चेंज कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी के साथ, डिस्टेंस को चेंज कर देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ और एक्सेलरेशन को चेंज कर देंगे विद एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास जो लीनियर मोशन को एक्सप्लेन करने वाली इक्वेशन ऑफ मोशंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगी एंगुलर मोशन को एक्सप्लेन करने वाली इक्वेशंस में।
ओके जी, फर्दर हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेलरेशन की। एज वी ऑल नो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स इसको समझने के लिए लेट्स सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली वो इस लाइन पे मूव करना शुरू कर देगा। आप इधर फोर्स लगाते हैं तो इस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब लेट्स सपोज आप इस पार्टिकल को किसी फिक्स पॉइंट के साथ बांध देते हैं, इसको बाउंड कर देते हैं। अब इसकी इस तरफ फोर्स लगाएं, क्या ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा? ऑब्वियसली नॉट, इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो इस फोर्स को जिसने इस पार्टिकल की स्ट्रेट पाथ को बेंड कर दिया है, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? वो एक स्ट्रेट पाथ को कर्व कर देता है अलोंग अ फिक्स पॉइंट, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ओके जी, सेंट्रीपिटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने से पहले लेट्स वी हैव अ पार्टिकल एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो पॉइंट ए पर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है, पॉइंट बी पर उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है वो v2 है। ये ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, और जो यहाँ पर डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज इक्वल टू s। और ये दोनों उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटीज हैं। ओके जी, अब एज वी ऑल नो जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और यहां से डेल्टा टी हमारे पास जो होता है वो होता है एस ओवर वी के, और इस वैल्यू को अगर हम इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास ए आ जाएगा, जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगा? वी डेल्टा वी ओवर एस के। अब आ जाए जरा इस डायग्राम के ऊपर। अब यहां पर हमारे पास असल में दो ट्रायंगल्स हैं। एक हमारे पास ये ट्रायंगल है ओ ए बी, और दूसरी हमारे पास ट्रायंगल इस तरह से बन रही है कि मैं इस टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 और सेम इस दूसरी टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 को आपस में जोड़ देता हूं, और ये उनका रिजल्टेंट बन जाएगा जो कि चेंज इन वेलोसिटी है। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रायंगल ये ओ ए बी बन जाती है, और दूसरी ट्रायंगल बन जाती है पी क्यू आर। अब इस केस में दो चीजें जो है वो समझने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि ये जो आर्क है, ये जो सर्कुलर पाथ वाला आर्क है, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट विल बिकम अ स्ट्रेट पाथ। इसको हम स्ट्रेट पाथ के तौर पर कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये जो दोनों है, ये दोनों जो पाथ हैं ये रेडियसेस हैं, और ये दोनों टेंजेंशियल वेलोसिटीज हैं। अब इन ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेल्टा वी है, डेल्टा वी ओवर वी है, डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बिकम इक्वल टू ए बी, यानी कि ये पाथ, ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये इस ए बी के इक्वल हो जाएगा। दैट इज वाई वी कैन राइट डेल्टा वी इज इक्वल टू ए बी एंड वी बिकम इज इक्वल टू आर, यानी कि ये जो वेलोसिटी है, बिकॉज हम दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल जो इनकी जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल हो रहे हैं, तो दैट वाई हम v को इक्वल कर सकते हैं, v को रिप्लेस कर सकते हैं r के। सो दैट इज वाई डेल्टा v इज इक्वल टू ए बी एंड विल बिकम इक्वल टू ए आर। फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ए बी बिकम ए एस। इसमें मैंने आपको बताया कि कर्व पाथ जो है वो एज अ स्ट्रेट पाथ कंसीडर होगा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो इसलिए इस सारे फैक्टर को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू एस वी ओवर आर के। ये सारी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है वी स्क्वायर ओवर आर, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम जो हमारे पास फेमस फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम और ए की जगह पर ये वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो हमारे पास जो इसकी सेंटीमीटर फोर्स है उसका फार्मूला निकल आएगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंटीमीटर फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हमने लीनियर के लिए सेंटीमीटर फोर्स पढ़ी हुई है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे चूंकि लीनियर वेलोसिटी थी, अब ये लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो अब फॉर एंगुलर मोशन जो हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगी दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो इस तरह से हमारे पास जो एंगुलर सेंटीमीटर फोर्स है वो कैलकुलेट की जा सकती है।
ओके जी, मूविंग नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली वही सेम क्वांटिटी है। अगर हम सिंपल मोमेंटम की बात करें तो सिंपल मोमेंटम हमारे पास होता है P इज इक्वल टू mv। तो अब इसके अंदर जो रोल m प्ले कर रहा है एक्चुअली वही रोल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है एंगुलर मोमेंटम में। तो यहां पर F इज इक्वल टू ma एज वी ऑल नो, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जो रिलेशन है वो भी हमें पता है, AR इज इक्वल टू R अल्फा। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस रिलेशन के अंदर, देन वी हैव F इज इक्वल टू MRA, और दोनों को R से मल्टीप्लाई कर दें तो RF जो कि टॉप बन जाता है और इधर आ जाएगा MR स्क्वायर अल्फा। तो यहां पर ये जो MR स्क्वायर क्वांटिटी है इसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये वही सेम रोल है जो मैस प्ले करता है लीनियर मोमेंटम के अंदर, जो डिपेंड करता है अपॉन द mass एंड द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है कि उसका मास कितना है और उसका रेडियस कितना है। दैट इज वाई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होगा। जैसे डिस्क के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, हाफ mr स्क्वायर। रिंग के लिए I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, और सफियर के लिए I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ये वैल्यूज जो हैं वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या ये वैल्यूज भी एज इट इज जो है वो क्वेश्चंस के अंदर पूछी जा सकती है। इसी तरह फॉर थिन रॉड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। तो ये वैल्यूज थी कुछ रिजिड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डिपेंड करती है उनके मैसेज पर और उनके रेडियस पर। ओके जी, फर्दर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी हो, पीछे जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था ये हमारे पास जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए होती है। अब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो भी सिमेट्रिकल होती है, बट जो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो इवन नहीं है तो उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन भी इवन नहीं होती। लेट अस सपोज वी हैव दिस रिजिड बॉडी और इसके ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिफरेंट है। तो हम इसमें से चार मैसेज जो है उनको कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज M1, this is M2, this is M3 and this is M4। अब जब ये पूरी बॉडी मूव करेगी विद सम एंगुलर वेलोसिटी, तो जब ये पूरी बॉडी मूव करेगी तो इसके ऊपर जितने मैसेज हैं वो भी उसी सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। लेट्स सपोज ये बॉडी जो है इस पॉइंट O पिवट के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी। तो अब इस पॉइंट से इन तमाम मैसेज का जो डिस्टेंस है वो R1, R2 और R3 है। जब ये बॉडी मूव करेगी एंड कवर सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो ये सभी के सभी जो मैसेज हैं ये भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेंगे। अब अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनका मास भी है और पॉइंट ऑफ रोटेशन से इनका डिस्टेंस भी है। दैट मीन एवरी मास हैव सम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो ये सारी वैल्यूज को अब कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज फॉर मास m1 टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 जो हम पीछे निकाल चुके हुए हैं। इस तरह फॉर सेकंड बॉडी के लिए ये हमारे पास आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर और अल्फा 2 ये आ जाएगा। इस तरह थर्ड बॉडी के लिए, फोर्थ बॉडी के लिए और nth बॉडी के लिए इस तरह ये टॉर्क आ जाएगा। अब अगर हम टोटल टॉर्क निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर देंगे। तो जब इकट्ठा करेंगे तो इनमें से जो एंगुलर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और बाकियों के इन द फॉर्म ऑफ जो समीशन है वो लिख देंगे। और इस तरह हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा एक रिजिड बॉडी का जो कि इर्रेगुलर शेप में है, जिसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन नहीं है। नेक्स्ट वी हैव एंगुलर मोमेंटम। अच्छा जी, अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? लेकिन उसके लिए लेट्स कंसीडर कि हमारे पास ये कोई पार्टिकल m है जो किसी रेफरेंस पार्टिकल के लिहाज से विद मोमेंटम p किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है और उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा। ये उसका रेडियस है, ये कोई फिक्स पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये जो पॉइंट है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। सो पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस if it is so moved that its angular position changes relative to
दैट रेफरेंस एक्सिस। फर्ज करें ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, तो इसकी पोजीशन जो है इस रेफरेंस एक्सिस के साथ कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इस रेफरेंस एक्सिस के हिसाब से चेंज हो रही है इसकी पोजीशन, तो ये कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगा। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज इन मोशन। अगर उसके अंदर मोशन है तो वो कोई ना कोई मोमेंटम जो वो पोजेस करेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। अब चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर है, ये रेफरेंस पॉइंट भी और मोमेंटम भी, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे दैट इज आर पी साइन थीटा एंड P इज इक्वल टू एम वी, सो इट विल बिकम एम आर वी साइन थीटा। अब अगर इनके दरमियान एंगल 90 हो तो साइन थीटा विल बिकम 1, देन एम आर एल इज इक्वल टू एम आर वी, और v जो है वो लीनियर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा आर ओमेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा दैट इज एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। जैसे हमने पीछे एक रिजिड बॉडी का जो टॉर्क है वो निकाला था, इसी तरह हम एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। सिंपली कंसीडर कि ये कोई बॉडी है जो मूव कर रही है। अब अगर कोई बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है या मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर मौजूद हर एक पॉइंट भी उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा जिस एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा मूव कर रहा है तो उसके ऊपर मौजूद तमाम मैसेज भी मूव करेंगे। अगर तमाम मैसेज मूव करेंगे तो ऑब्वियसली हर मैस का कोई ना कोई अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उन सब की समेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, जो आयत पार्टिकल के साथ आयत पार्टिकल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, विच विल इक्वल टू आई ओमेगा के। इसके अंदर हम वैसे ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एन पार्टिकल कंसिडर करेंगे और हर एक पार्टिकल का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम होगा और सबके एंगुलर मोमेंटम को जमा करें तो वी कैन अचीव दिस फॉर्मूला। अब एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो तरह से होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो दो तरह का होता है, एक स्पिनिंग बॉडी का एंगुलर मोमेंटम और एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम। ओके जी, अब इस जो एग्जांपल है इसको जरा गौर से देखें कि एक बच्चा जो है वो इस बॉल को एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहा है। तो अब इस केस में ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसके अंदर जो मोमेंटम होगा दैट इज सर्कुलर पाथ मोमेंटम। इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सर्कुलर पाथ का मोमेंटम होगा। बट इन दिस केस दिस डांसर इज मूविंग इन अ स्पिन मैनर, तो इसके अंदर जो मोमेंटम होगा उसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, जिसको LS से जाहिर किया जाता है। तो ये सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम है और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वी एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन है। तो जितने भी जो मोमेंटम होंगे वो कंजर्व रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसको समझने के लिए ये एक छोटी सी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब हमारे पास जो मोमेंटम होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट होती है। तो अब यहाँ पर देखिए इस बॉडी बिल्डर ने अपने हाथ खोले हुए हैं। अब इसका जो एरिया है वो ज्यादा है। अब इसका अगर एरिया ज्यादा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, बट इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अपने हाथ को क्लोज करेगा तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा। तो इन बोथ केसेस जो मोमेंटम है वो कंजर्व ही रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक डांसर है वो स्पिन कर रही है, तो जब इसने अपने हाथ खोले हुए हैं तो अगेन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज्यादा होगा, बट उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम होगी। बट जब वो अपने हाथ को स्क्वीज कर लेंगी तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कम हो जाएगा और जो उनका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अगेन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कंजर्व ही रहेगी। नेक्स्ट वी हैव रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
अच्छा जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए लेट अस कंसीडर ये कोई सफियर है और उस सफियर को हमने इस तरह करके छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ये पूरे सफियर के हमने छोटे छोटे हिस्से बना लिए और उनमें से हम एक छोटे पीस को कंसीडर कर लेते हैं जिसका मास जो है वो mi है, उसका जो रेडियस है सेंटर से वो ri है और ये किसी स्पीड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इस एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अब हम इस एक छोटे पार्टिकल का अगर एंगुलर काइनेटिक एनर्जी निकाल ले तो हम सम अप करके इस पूरे ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल सकते हैं। तो एज वी नो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ mv²। तो m वैसे रहेगा, v की जगह पे हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसका फार्मूला कुछ यूं बन जाएगा 1/2 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक ऑब्जेक्ट का आ गया। तो अगर हम सबको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर बिकॉज mr इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनल जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा दैट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं जैसा कि फॉर डिस्क। अच्छा, ये कैलकुलेशंस एमसीक्यू टाइप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो वैल्यूज निकलती हैं और उनकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्क के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू हाफ mr² होता है। वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की आ जाती है 1/4 mv²। सिमिलरली फॉर हुप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज I = mr²। वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज 1/2 mv²। तो अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर हम किसी सर्टेन हाइट के किसी इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन करवा दें नीचे की तरफ तो बॉटम पर आते वक्त बॉटम पर इनकी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। अब इनमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, एक ट्रांसलेशनल और दूसरी रोटेशनल। रोटेशनल की ये रोटेट कर रही है और ट्रांसलेशन इसलिए कि ये आगे की तरफ भी मूव कर रही हैं। तो दो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जब ये बेस पर आएंगी तो ये दोनों काइनेटिक एनर्जी मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि पीछे हम जो एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करके ग्राउंड में आता है तो उसकी पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट कि जो डिस्क की वेलोसिटी होगी वो ये होगी और हुप की वेलोसिटी कुछ ये होगी, जिससे हम पता लगा सकते हैं जो डिस्क है वो प्लेन से इंक्लाइंड प्लेन से पहले नीचे पहुंचेगी। नेक्स्ट वी हैव सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी सेंट्रल पॉइंट से आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करता है, रिपीट मोशन करता है और उसका जो एक्सेलरेशन होता है ऑलवेज डायरेक्टेड टू द मीन पोजीशन और डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूलेशन कुछ इस तरह से होती है -ω² = x। अगर इसको इंटीग्रेट करें तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला कुछ यह निकल आता है और इनका जो टाइम पीरियड होता है t = 2π ओमेगा होता है। ये फॉर्मूलेशन कैलकुलेशन छोटी क्लासेस में मौजूद है तो हम अभी सिर्फ इसका सिर्फ ओवरव्यू करें। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन है जिसमें चंद एक बातें कि इसका एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है, उसकी जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होती है और उसकी फॉर्मूलेशन वो डिपेंड करती है उसके डिस्टेंस के ऊपर कि आपने उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना चेंज किया है। इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात ये करना चाह रहे हैं, हम रिलेट करना चाह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को विद सर्कुलर मोशन कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों के पैरामीटर सेम है या नहीं है। उस पे जाने से पहले लेट्स सी कि क्या ये दिखने में भी ऐसा लगता है या नहीं। अब इस एनिमेशन में देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड डॉट है ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, बट ये जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है और ये वाला जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये दोनों सिस्टम
सर्कुलर मोशन वाला भी और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला सिस्टम भी, दोनों सिस्टम जो है वो साइनोसाइडल वेव को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये दोनों कैसे हैं, इन जनरल हम बात करें तो यू कैन सी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये बॉल यहां पर पहुंचता है तो आप देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। इस तरह जब ये अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम भी अपनी मीन पोजीशन पर होता है। एज यू कैन सी जब ये मीन पर आएगा तो ये जो सर्कुलर मोशन वाला बॉल है वो भी अपनी मीन पोजीशन पर होता है, और अगेन अपनी सेकंड एक्सट्रीम पर आते हुए ये दोनों एट द सेम टाइम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होते हैं। दैट मीन कि इनका जो फेज चेंज है वो इक्वल है, वो बराबर है, इसलिए इनकी जो मोशन है वो भी सिमिलर होनी ही चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं क्या वाकई सिमिलर है। तो लेट्स सपोज वी हैव अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसके अंदर मैस m अटैच है और ये पॉइंट A जो है वो इनकी मेन पोजीशन है, पॉइंट B और C जो है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। लेट अस कंसीडर हम कोई इंस्टेंटेनियस पॉइंट ये ले लेते हैं जहां पर इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का अपनी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस है दैट इज x। ओके जी, ये हमारे पास हो गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम का, मैस स्प्रिंग सिस्टम का एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर उसकी पोजीशन। लेट अस कंसीडर अ सर्कुलर पाथ। इसमें भी अब हम एक ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको हम एक सेंट्रल पॉइंट, कोई भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट ले लेते हैं पॉइंट P के ऊपर, जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और एट दिस पॉइंट उसका जो रेडियस है दैट इज x0, और वो इस पॉइंट पर एंगल जो वो थीटा बना रहा है। अब याद रखिए कि इस पोजीशन पर हमने दोनों को लिया है कि ये भी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, ये भी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट है, ये भी अपने मीन और एक्सट्रीम के दरमियान पर है, ये भी अपने मीन और एक्सट्रीम के दरमियान पर है। हम किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर इसको ले रहे हैं। अब हम इसको जरा कंबाइन कर रहे हैं कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमने यहाँ पे वेक्टर बनाया था इंस्टेंटेनियस पे, उसकी प्रोजेक्शन को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर ON, और ये डिस्टेंस इसका x, और ये प्रोजेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो ये हमारे पास आ गया अब सर्कुलर मोशन का पोजीशन वेक्टर, और ये हमारे पास आ गया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम की प्रोजेक्शन है। तो अब दोनों जो है वो सेम फेज पर जो वेव्स जो है साइनोसाइडल वेव्स जो प्रोड्यूस करते हैं। अब जरा हम इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं आगे जाके। अब मैं कर क्या रहा हूं कि इस पूरे सर्कल को मैं यहां से ओमिट करके यहां नेक्स्ट पेज पे ले आऊं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या इनका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। तो स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट। एज यू कैन सी ये हमारे पास सर्कुलर मोशन का जो एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर उसकी पोजीशन है, और ये ON जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रोजेक्शन है। तो अब ये सर्कुलर मोशन वाला जो पॉइंट है वो एक एंगल थीटा बना रहा है अपने एक्स एक्सिस के साथ। तो मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटी है कि किसी भी लाइन का इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल आपस में बराबर है। तो अगर ये इंटरनल एंगल थीटा है तो एक्सटर्नल एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो अब हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाती है ये वाली ONP। अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम साइन थीटा को इस्तेमाल करते हैं, और साइन थीटा किसकी इक्वल होती है, साइन थीटा इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ON, और हाइपोटेन्यूज क्या है OP। अब ON की वैल्यू क्या है x, और OP की वैल्यू क्या है x0। वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, x ओवर x0, और इसको सॉर्ट आउट कर लें तो हमारे पास यहाँ पर लाइन जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दैट इज x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t। तो ये फॉर्मूला जो है वो किसी भी पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन फाइंड करने के लिए या पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाए जी एक्सेलरेशन के ऊपर। अब हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंटेनियस लोकेशन के ऊपर जो एक्सेलरेशन है सर्कुलर मोशन में मूव करते ऑब्जेक्ट का वो होता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एंड सेम इज द केस विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। तो अगेन हमारे पास इस ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन जाती है। इस ट्रायंगल के अंदर अब हमने जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था उसके एक्सेलरेशन को नाम दे दिया है AP,
और जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, उसकी एक्सेलरेशन को हम नाम दे रहे हैं सिंपल ए का। तो अगेन यहां पर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा, विच इज जो हमारे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है ON और हाइपोटेन्यूज क्या है OP। ON की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा और OP की वैल्यू क्या है अल्फा P। वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो रिलेशन निकल आता है दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू AP साइन थीटा। बट हमें पता है जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस x नॉट ओमेगा स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करें तो सॉल्व करें तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाता है माइनस x ओमेगा स्क्वायर, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन है, जो हमें ये बता रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन और जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है और आपस में रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अब वेलोसिटी की बात करने से पहले ये हमारे पास पॉइंट P जो है ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी Vp है। अब इसी तरह जिस तरह सर्कल में ये मूव कर रहा है उस तरह जो सिंपल हार्मोनिकली ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी V भी इसी के ही अलोंग है। अब हमारे पास जो ये पॉइंट P का जो रेडियस R है और उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इन दोनों के दरमियान टोटल एंगल बनता है 90 का, लेकिन हम इस इतने एंगल को डिक्लेयर कर चुके हैं थीटा, तो रिमेनिंग हमारे पास एंगल क्या बचेगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इस जगह पर इस v के अगर हम कंपोनेंट बनाए vx और vy तो हमारे पास यहाँ पे क्या कंपोनेंट बन जाएगा vp साइन 90 माइनस थीटा। अब आ जाए जी इधर। अब हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है vp और उसके बाद जो हमारे पास सर्कल में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब vp किसके बराबर है x नॉट ओमेगा के। तो अब इस x नॉट ओमेगा के अंदर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं इस कंपोनेंट के साथ तो हमारे पास ये आ जाएगा vp साइन 90 माइनस थीटा और मैथ की एक आइडेंटिटी है कि साइन 90 माइनस थीटा ये इक्वल होता है cos थीटा के। तो हमारे पास फाइनली जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज v इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा cos थीटा। अब इसको यहां पर हम जरा 2 मिनट के लिए रोक देते हैं। अब आ जाए इसी ट्रायंगल ONP के अंदर, ये जो ट्रायंगल हम पहले भी सॉल्व करते हैं ONP, इसके अंदर हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं cos थीटा की विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस हमारे पास क्या है NP और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है OP। अब OP की वैल्यू तो हमारे पास है x नॉट, बट NP की वैल्यू नहीं है। तो NP की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम में इस्तेमाल करते हैं और उससे NP की वैल्यू हमारे पास आ जाती है x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इधर तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ओवर x नॉट। और इस cos थीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर जहां पे हमने पहले जो रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ था। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वेलोसिटीज का रिलेशन आ जाएगा दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो कि बोथ सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं एक सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की जो पैरामीटर्स हैं विद द ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिकली मूव कर रहा है। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, केपलर लॉ। केपलर के 3 लॉज हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब उसके जो फर्स्ट लॉ वो ये एक्सप्लेन करता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट में किस तरह से मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है तो एक एलिप्स के 2 फोकाई होते हैं। तो वो कहता है जी कि प्लैनेट्स जो है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह मूव करते हैं कि सन जो है वो इन दोनों में से किसी एक ऑर्बिट पर मौजूद होता है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स कहते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से मूव करते हैं कि सन जो है वो इनके एक फोकाई पर मौजूद होता है। जो इसका सेकंड लॉ है वो ये कहता है अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सन टू अ प्लैनेट, कि सूरज से लेकर किसी प्लैनेट तक का जो फासला है उसके दरमियान अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन जब मूव करती है तो वो इस तरह से मूव करती है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, इक्वल एरिया कवर करती है। फॉर एग्जांपल ये लाइन जब यहां से यहां तक मूव करेगी तो ये उतना ही एरिया कवर करेगी जितना ये वाला है।
इस तरह जब वो यहां से यहां मूव करेगी तो जितना ये एरिया कवर होगा उतना ही एरिया ये होगा, बट कंडीशन इसमें ये है कि ये ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होगा। तो यानी कि जो लाइन स्वीप कर रही है, जो लाइन सन और प्लैनेट के दरमियान बन रही है, वो इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। ये था सेकंड लॉ ऑफ केपलर। फर्स्ट लॉ में वो ये कहता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, और इस तरह से एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कि उसके एक फोकाई पर सन होता है। और सेकंड लॉ ये कहता है कि प्लैनेट और सन के दरमियान जो लाइन बन रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो इक्वल एरिया जो वो कवर करेगी। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो अक्सर जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, थर्ड लॉ, ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। तो ये हमारे पास यहां पर इसके सेमी मेजर एक्सिस है। वो कह रहा है जी कि जो स्क्वायर है प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पीरियड का, वो क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको इस्तेमाल करते हैं, और एट द एंड जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसमें देखें टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम आर क्यूब। तो इसके अंदर ये सारा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, और वी लेफ्ट विद टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और यही जो केपलर का थर्ड लॉ है कि जो स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड है वो प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। इसको न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं, और न्यूटन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसके अंदर भी। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो न्यूटन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वही सेम कांस्टेंट केपलर के थर्ड लॉ में भी होते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।